મહત્વની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે हमारे साथ जोड़ा रहा है मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC प्रचार में। और जैसे कि देख रहे हैं, जैसे कि वॉर के बादल हटे और निफ्टी बैंक ने एक हाईज बना दिए। आई थिंक वो वेट कर रहे थे, ऐसे लग रहा था। और जो 25,200 के जो हर्डल्स थे वो भी पास हो गए निफ्टी के लिए। कैसे आप देख रहे हैं, एक जो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी नेक्स्ट मूव लेना है, वो मूव मार्केट को मिल गया है? अभी ट्रेंड कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए, ट्रेंड एफआईएस के हाथ में है, क्योंकि उनकी बिकवाली ने ही मार्केट को वॉलेटिलिटी दिलवाया जियोपॉलिटिक्स के कारण। और इस महीने आपने देखा को डीआईएस का पूरा समर्थन, ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ डीआई ने खरीदारी की है। पर क्या है कि डीआई ने भी एक स्मार्टली खरीदारी की कि उन्होंने जो चीज खरीदा जो शायद एफआईएस जब वापस लौटेंगे वो खरीदेंगे। तो आपने देखा कि निफ्टी की बैंक इंडेक्स की बात की आपने, क्योंकि बैंकिंग शेयर्स ऑलमोस्ट 35% ऑफ लार्ज कैप इंडेक्स है, तो एफआईएस की दिलचस्पी उसी में होती है। तो इस महीने डीआईएस की वापसी में आपने देखा कि वो बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, खास करके बोथ फाइनेंस कंपनीज एज वेल एज बैंक्स के ऊपर उन्हें ध्यान दिया। और अब जब से जियोपॉलिटिक्स ईज हो गई है और एफआईएस की वापसी दिख रही है, क्योंकि तेल का दाम एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इंडिया के लिए, और वहां पे जो 75 के लेवल से आज वापस 68 के आसपास आ गई है। मेरा ख्याल है कि ये 65 के लेवल पे जाके पहुंच के टिकेगा। तो वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडिया की एलोकेशन एफआईएस की बढ़ाने के लिए। और नेचुरली जब वो आएंगे लार्ज कैप क्षेत्र में तो बैंकिंग का तो हिस्सा बनता है, तो बैंक सपोर्ट उधर दिख रहा है। और ये मेरे लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट होगा, बिकॉज डीआईएस तो सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट, बट एफआईएस की समर्थन मिलेगी तो मार्केट आगे अच्छी तरह बढ़ सकती है। बस एक चीज का और इंतजार है एफआईएस की ओर से, वो है बीटीए की साइनिंग। अगर वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए जुलाई 2 के पहले, क्योंकि 90 डे पॉज है, तो बहुत अच्छी खबर होगी। तो एफआईएस जरूर लाइन लगाएंगे वापस आने में, और इसी का इंतजार है अभी। बाकी तो डोमेस्टिक चीजों में पूरा सपोर्ट है मार्केट को। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देखिए, जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई इंडेक्स, जो भी आ रहे हैं डेटा, अच्छी खबर आ रही है। तो मेरे ख्याल में खाली बीटीए का साइनिंग एक और इमीडिएट जो एक ट्रिगर होगी मार्केट के लिए, जो एफआईएस इंतजार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक्स तो खरीद रही हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो यस, बायोलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बधानी नजर है। जुलाई 9 को पता चलेगा कि कैसे टैरिफ का इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, शुरुआत करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से, बिकॉज वहाँ बहुत खरीदारी आई है। ऑल टाइम हाई आज हमने अचीव किया है। और अगर फंडामेंटली भी देखें तो ये सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन गया है, आगे जाके भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट्स अच्छी है, आरबीआई जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और जब ये एफआईआईज वापस आएंगे, मे बी यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ आप निवेश करोगे, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा है, लाइक प्राइवेट, पब्लिक, एनबीएफसीज को अभी हम थोड़ा नजदीक से जैसे देख रहे हैं, क्योंकि रूरल जो डिमांड बढ़ रही है। एएमसीज, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, यहाँ पेनिट्रेशन बहुत अभी अच्छे से बढ़ रहा है। कहाँ आप देखोगे, कहाँ निवेश करोगे? तो मेरा टाइम फ्रेम की बात होगी, अगर साल 1.5 साल की आउटलुक है, मैं भी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दूंगा, in terms of both the private sector banks as well as private sector finance companies, जहां में गोल्ड लोन कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सब के ऊपर। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेरे को वही एक ड्राइवर दिख रही है, बिकॉज कंजम्पशन के लिए जो बूस्ट गवर्नमेंट ने दिया है फिस्कल पॉलिसी के जरिए और आरबीआई ने सपोर्ट किया, तो अगर वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की फाइनेंसिंग शुरू होती है, ईएमआईज घटेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ आके कॉम्पनसेट करेगा प्राइवेट सेक्टर को। और नेचुरली उनकी टर्न अराउंड टाइम्स बहुत फास्ट होती है। हर दुकान में जाके तो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो 15 सेकंड में वो लोन को अप्रूव कर देते हैं। तो ये क्विकली आप देखें तो इनका कंजम्पशन की रिवाइवल का बूम प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनीज ही उठाएंगी। एट द सेम टाइम जो 1 लाख करोड़ का गिव अवे है,
वो भी आपको थोड़ी बहुत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में आएगी। तो नेचुरली बैंक्स को एक तरफ डिपॉजिट की ग्रोथ बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की बात उठाई, वो भी बैंक्स के लिए फी बेस्ड इनकम में बहुत मायने रखते हैं। और स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे एक्सचेंजेस या वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग हाउसेस, ये सब के लिए भी मेरा मानना है कि ये 25,000 26,000 की एसआईपी बुक जरूर इस साल के अंदर 30,000 तक तो भी पहुंच सकती है, क्योंकि लोग पूरा खर्चा नहीं करेंगे, सेविंग भी करेंगे। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस आइडियली कैप्चर कर सकती है दोनों तरफा। मगर थोड़ा एक लॉन्ग टर्म रुख अगर हम मन में रखें कि मे बी 3 साल वाली, तो मुझे पीएसयू बैंक्स में एक अभी भी एक वैल्यू दिख रही है, क्योंकि रिलेटेड टू प्राइवेट सेक्टर उसने अंडरपरफॉर्म किया है। पिछले 6 महीने देखें तो करीबन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, अगर ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न मिला है, मगर पब्लिक सेक्टर खाली 4% की गेन है। तो एक 10 to 11% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और वो इसलिए कि कॉर्पोरेट कैपेक्स का पिकअप अभी नहीं दिख रहा है, तो उनका ये वो एक मॉडर्न चीज होती है पीएसयू बैंक्स के लिए। मगर जैसे आपने देखा, गवर्नमेंट ने भी अभी प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट कम करा दिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी। एट द सेम टाइम अगर ये कंजम्पशन बढ़ी और रूरल की तरफ से बढ़ेगी, तो बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी एंट्री लेवल कार्स, टू व्हीलर्स, एक ब्रॉड बेस कंजम्पशन रिकवरी होगी, तो वॉल्यूम्स पिकअप होंगे। तो वॉल्यूम पिकअप होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिकअप होगी, तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पर थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको, और थोड़ा शायद 1 और साल भी लग सकता है प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में एक ग्रोथ दिखने के लिए अच्छी तरह। तो वो चीज पब्लिक सेक्टर बैंक ही फाइनेंस कर सकती है कैपिटल गुड साइकिल को। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपके पास एक लंबी अवधि का टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स गुड क्वालिटी, एक थिंग है कैपिटल एडिक्वेसी और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, मगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं देख रहा हूं कि अब उतना रैली नहीं हुआ है, तो एक लॉन्गर टर्म में इट्स अ स्लाइटली बेटर बेट विद इन द बीएफएसआई स्पेस। उसके अलावा हम इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, ईएमसीज, ये कोई एरियाज आपको पसंद है? क्योंकि इंश्योरेंस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, जो अगर हम बात करें ग्लोबली तो नेचुरली क्या है कि डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज को फॉरेन से बहुत कंपटीशन भी आएगी, बिकॉज गवर्नमेंट ने ओपन अप कर दिया एफडीआई इन द प्राइवेट सेक्टर, राइट? तो कंपटीशन आएगी तो मार्केट की एक्सपेंशन होगी, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। पर क्या ऑलरेडी डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनीज उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे, या ये फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि 100% अगर उन्होंने कैपिटल लगाकर एक सब्सिडी लगा दिया तो उनके पास डीप पॉकेट्स है। तो इसलिए मैं इंश्योरेंस प्ले में देखूंगा कि जिस तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, जैसे बैंकिंग नेटवर्क हो, अगर वो बैंक स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस कंपनी हो तो उसके पास एक कैप्टिव बैंक है जो कि प्रोडक्ट्स बेच सकती है। आई वुड प्रेफर कि जहां पे उनके पास एक कैप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, वो बेटर प्लेस होंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। Absolutely, तो yes, પબ્લિક સેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર, એનબીએફસીઝ, ઇન્સ્યોરન્સ, તમારી પાસે જેટલો સમય સીમા છે એ પ્રમાણે તમે અહીંયા રોકાણ કરી શકો છો, પણ આખું સ્પેસ ઘણું બઝિંગ છે. આપણે આગળ પણ ચર્ચા કરીશું, પણ લઈ લેવો પડશે મારે અહીંયા બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું, જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે. પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે માર્કેટ એક્સપર્ટ સુनील सुब्रमण्यम સાથે बात કરી રહ્યા છીએ. जैसे कि हम देख रहे हैं वॉर, तो अभी मान के चल सकते हैं कि एक फुल स्टॉप हम देख रहे हैं, लेकिन विदाउट दैट ऑल्सो हम देखें तो डिफेंस एज अ सेक्टर ने काफ़ी अच्छी रनअप दिखाई है, क्योंकि मेक इन इंडिया और सब वो फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं. कैसे आप देख रहे हो? क्योंकि अगर ईयर टू डेट देखें तो वहाँ से अच्छे रिटर्न मिले हैं. भारत डायनामिक्स की बात कर लो, बीईएल की बात कर लो, गार्डन रिच, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है? अगर निवेश करना है कि तो अभी आप निवेश करोगे? एक यहाँ आउटलुक कैसा लग रहा है? तो क्या हुआ है कि जैसे आपने कहा कि इंडो पाक वॉर में ही हमारी जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम जो थी डिफेंस में, वो उसका सक्सेस बहुत क्लियरली दिखा है, और इसी के कारण वो अभी रुझान उस सेक्टर में बना है. मगर अभी मैं देख रहा हूं कि ये टिपिकली एक सिक्लिकल सेक्टर होती है, मगर अभी एक स्ट्रक्चरल चेंज उसमें हुआ है, या उसमें वॉर का बहुत बड़ा हाथ था. अब अपने जो रिसेंट रैली है
वो उसने इमीडिएट जो फ्यूचर है उसको डिस्काउंट किया है, क्योंकि वॉर के कारण ही गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करीबन 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स रिलीज करे हैं जो 1-1.5 साल में कंप्लीट होनी है, और वो एक पॉजिटिव है इस सेक्टर के लिए, इमीडिएट आउटलुक के लिए। बट प्राइस में ये नियर टर्म ग्रोथ तो ऑलरेडी दाम में है। फिर भी मैं निवेश आज करूंगा, उसमें 2-3 चीज आपको मैं समझाता हूं कि पहली चीज है कि डिफेंस इंडेक्स को नहीं खरीदना है। क्यों? क्योंकि डिफेंस इंडेक्स में करीबन 70 to 75, 80% भी आपको पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स शामिल है, राइट? कुछ नाम आपने उठाए, उसके अलावा भी नाम है, और जो रैली अभी हुई है वो लार्जली पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड हुई है। मगर फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इंडिया में है प्राइवेट सेक्टर की बात। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डे वॉरफेयर आज सामने आ रहा है, जहां पे ड्रोन्स, यूएवीज और मिसाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट, जो रेडार, एंटी रेडार को पकड़ते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट को, तो ये सब चीज में प्राइवेट सेक्टर आगे है और ये इंडेक्स में उतना शामिल नहीं है। तो वे फॉरवर्ड है कि करीबन एक्सपोर्ट से ऑर्डर्स, एक तो ये सक्सेस के कारण बाकी एशियन कंट्री से हमको ऑर्डर्स मिलेंगी, मगर अभी नेटो का भी आपने मीटिंग देखा, ट्रंप ने भी अटेंड किया, तो बजट 5% ऑफ द फिस्कल वो बजट को बढ़ा रहे हैं, और मॉडर्न डे इक्विपमेंट को खरीदना है तो इंडियन कंपनीज का भी आउटलुक उधर अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमारी डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस है इंडो पाक वॉर में। तो इसके कारण जो 23-24 हजार के लेवल पे थे ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर के इंडिया के, वो मैं 5 साल में करीबन दुगना होते हुए 50,000 करोड़ को पार करते हुए दिख रहा हूं। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा मेरे ख्याल में हाथ होगा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। उसके अलावा गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है इसके लिए, डिफेंस बजट में भी वो एलोकेशन कर रहे हैं उसके कारण, और ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ मेरे ख्याल में 20-25% पर आने रहनी चाहिए। मगर अब निवेश करना है तो 2 चीज मैं नहीं कहूंगा, एक इज प्राइवेट सेक्टर का टिल्ट ज्यादा होना चाहिए, इसलिए आपको एक डाइवर्सिफाइड डिफेंस पोर्टफोलियो अपने आप बनाना चाहिए, नॉट इंडेक्स, जहां पे मे बी 20-25 कंपनियां टोटली रखे, बट 60-65% आप प्राइवेट सेक्टर का शेयर रखें और 30-35% पब्लिक सेक्टर का शेयर रखें, वो एक डाइवर्सिफाइड बनाएंगे आप। पर सेकेंड चीज, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी की नियर टर्म ग्रोथ ऑलरेडी दाम में है, आपको बहुत लंबा टाइम देना चाहिए इस स्टोरी को प्ले आउट होने में। तो अगर आपके पास से माई सेंसेस के 7 साल 10 साल का टाइम रखेंगे, तो ये अपनी नई भारत की जो उभरती हुई मेरा डायमंड डिकेड नेक्स्ट ईयर, उसका लाभ आपको डिफेंस, क्योंकि आज वो नियर टर्म ग्रोथ प्राइस में है, तो पेशेंस चाहिए, मगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है और उसमें निवेश करना आज अच्छी चीज होगी, बट विथ अ लॉन्ग टर्म आउटलुक इन माइंड। Absolutely, तो एक लॉन्ग टर्म सिनारियो અહીંયા રાખવું પડશે, બિકોઝ જ્યાંથી ઓર્ડર પ્રોક્યોર કરે છે, બનાવે છે, પહોંચાડે છે એન્ડ યુઝર માટે, ત્યાં સુધી એક વાર લાગતી હોય છે, એટલે એક લાંબો સમય હોય તો તમે અહીંયા ડિફેન્સ સેક્ટરમાં જોઈ શકો છો। दूसरा जो एक सेक्टर है मेटल सेक्टर, काफ़ी शाइन रही है यहाँ, फिर वो स्टील हो, कॉपर हो और प्रेशियस मेटल गोल्ड देख लीजिए, सो फेरस, नॉन फेरस, कैसे देखेंगे? ये एक साइक्लिकल नेचर का ये भी है, लेकिन अभी उसका भी रुख थोड़ा चेंज हो रहा है, आप यहाँ निवेश करोगे? ये जियोपॉलिटिक्स के कारण हो रहा है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव, और मेरे ख्याल में अब जो एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी अभी भी है, उसके कारण एक्चुअली ओवरऑल मेटल्स की सिचुएशन भी फ्रॉम अ डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव थोड़ी वीक ही लग रही है। बट क्या है कि ये सिक्लिकल है, जैसे आपने बताया, जैसे ये टैरिफ वाली सिचुएशन अगले 6 महीने के अंदर सब सेटल हो जाता है और ट्रंप सभी देश के साथ अपना BTA साइन कर देते हैं, तो एक सेटलमेंट जो आ जाएगा उसके बाद आपको ग्रोथ की रिवाइवल दिखेगी। तो जब ग्रोथ की रिवाइवल आएगी तो नेचुरली ये मेटल जैसे कमोडिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर रशिया यूक्रेन वॉर का सेटलमेंट हो गया समझिए 6 महीने में, तो उधर रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए भयंकर डिमांड होगी आपको स्टील एंड सीमेंट और बेसिक थिंग्स के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सिक्लिकल सेक्टर को खरीदना चाहिए जब आउटलुक खराब हो, उतना अच्छा नहीं है, तभी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि वो पीक जब होता है तब आपको बेचना चाहिए। तो मैं टैक्टिकल कॉल लूंगा मेटल्स में, अभी मेरे लिए खरीदने का वक्त है, मगर शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मत एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि अंटिल ये माहौल
यूएस की ग्रोथ की माहौल या रशिया यूक्रेन की सेटलमेंट और उसके बाद जो ग्रोथ आएगी, चीन की वापसी, ये सब बहुत डिपेंड करते हैं फॉर डिमांड रिकवरी। बट अब वो सिचुएशन नहीं है, बट अभी खरीदना है, मगर आपको दो चीज सामने रखनी चाहिए, नो शॉर्ट टर्म आउटलुक। सेकेंड, आपको एक सेल का टाइम फ्रेम भी मन में रख के ही खरीदना है, जो भी आपके मन में हो। मे बी यू वांट टू डबल योर मनी, मे बी ट्रिपल द मनी, बट जब वो साइकिल बढ़ती है तो ये आसानी से हो जाएगी, बट तब आपको एक्सेट भी करना है। ये ऐसा नहीं कि बाय एंड होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखो, नहीं, इसको कंटिन्यूसली ट्रैक करने की जरूरत है। मगर आज क्योंकि वर्ल्ड का माहौल में अभी भी एक ग्रोथ की अनसर्टेनिटी है, इट्स अ गुड टाइम टू बाय अ कॉन्ट्रास्ट सेक्टर लाइक द मेटल्स। ऑयल के बारे में, क्योंकि ब्रेंट की प्राइसेस हमने देखे उतार चढ़ाव बहुत देखे, क्योंकि हम इंपोर्टर है तो वो बहुत मैटर करता है अपने को। कैसे देखेंगे, क्योंकि अभी जैसे कि युद्ध विराम हो गया तो अभी वापस सेटल हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कैसे अप्रोच रखे चलना चाहिए? ठीक है, मेरा व्यू है कि तेल का दाम एक मिड 60s के लेवल पे ही कंटिन्यूसली रहेगी, बारिंग ऐसे कुछ अनएक्सपेक्टेड वॉर की सिचुएशन आती है, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई डिमांड की सिचुएशन के लिए मेटल्स की तरह ही जबकि ग्रोथ की अनसर्टेनिटी होती है तो ऑयल का डिमांड कम होता है। सेकेंड, सभी देश अपने आप से ग्रीन एनर्जी, सोलार, इसके ऊपर बहुत बहुत ध्यान दे रहे हैं और अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऑयल का एक लॉन्ग टर्म आउटलुक एक स्टेबल प्राइस के ही दिख रहा है मेरे को। जो एक फियर्स था कि वॉर के टाइम में 100 पार करेगा, 120 जाएगी, ये मैं समर्थन नहीं करता, नॉट लॉन्ग रन वॉर। तो ऑयल का स्टेबिलिटी रहने के कारण मैं ऑयल यूजर इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव हूं, जैसे वो पेंट्स हो, टायर हो, केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर हो, एविएशन हो, जहां भी तेल इस्तेमाल होता है उनके लिए एक बॉटम लाइन में सपोर्ट मिलेगा ये ऑयल की दाम। बिकॉज अमेरिका भी देखे, ट्रंप भी ड्रिल बेबी ड्रिल कर रहे, वो रीओपन कर रहे हैं अपने बंद हुए गैस, शेल गैस के वेल्स या फिर ऑयल के वेल्स। तो ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन भी एक अच्छी स्थिति में दिख रही है। शॉर्ट टर्म में कुछ स्पाइक्स आ सकते हैं, टेम्पररी मिसमैचेस, मगर लॉन्गर टर्म में आउटलुक, जब तक वर्ल्ड की ग्रोथ वापस रिकवरी मोड में नहीं आती और चीन ग्रोथ के तब आएगी तो ऑयल थोड़ा बढ़ सकता है। मगर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना एक ऑयल का रिजर्व अभी बीटीए के अंदर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया यूएस से ऑयल खरीदने का अग्रीमेंट करेगा, क्योंकि वो यूएस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बढ़ा सकता है और यूएस के लिए चाहिए एक ट्रेड बैलेंस बिटवीन इंडिया है। तो इंडिया से कुछ इंपोर्ट करे तो उनको वो भी से कुछ बेचने का कोशिश करेगी। तो तेल एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे प्राइस इंटरनेशनली फिक्स होता है, तो ये एक बिग मूव होगी बीटीए में, मेरी रीड है। तो नेचुरली सप्लाई ऑफ ऑयल के लिए इंडिया भी एक डाइवर्सिफाइड सोर्सेस होगी इंडिया के पास। तो उस हालत में ऑयल यूजिंग कंपनीज की आउटलुक इस चीज के कारण स्टेबली रहेगी। तो वहां पे उनका डिमांड सिचुएशन अलग बात है, वो अलग ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि मानसून के टाइम में भी देखिए आपको फर्टिलाइजर्स की डिमांड रहेगी, तो वो बात सब नेचुरली टेकन करना। बट प्योरली एज ऑयल एज अ कमोडिटी मेरे लिए एक शांति की स्थिति है वहां पर एज फार एज इंडियन कंपनीज आर कंसर्न। तो एट द सेम टाइम क्योंकि ये शांति है, इसमें मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल एक्सप्लोरेटरी कंपनीज उसमें ज्यादा मैं एक्सपोजर नहीं दूंगा। जी हाँ जी, तो ऑफकोर्स यहाँ हम ऑफकोर्स આપણે ધ્યાન રાખીશું, આપણે ઘણા બધા એવા ન્યૂઝ તમને મળશે કે તમે નિવેશ કરી શકો છો। ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।